शुरू में मेरा इंटरेस्ट नहीं था नर्सिंग करने का कि जैसे जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे, जो चीज़ें मैं बार बार गलत कर रहा था, वो लोग मुझे सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते, तो उसके अंदर मेरा रिजल्ट शो नहीं हुआ। तो मैं बहुत पैनिक हो गया। फिर मैंने एनप्रेप का गोल्ड बैच परचेज़ किया 4th ईयर के स्टार्ट में। मेरा अचानक से स्कोर बढ़ने लगा, जो मेरे लिए एनप्रेप था। हेलो एवरीवन, आई एम पूजा, योर एनप्रेप एजुकेटर, एंड आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे नॉर्सेट टॉपर सौरभ के साथ, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में ही नॉर्सेट क्रैक कर लिया था और जो अभी एम्स रायबरेली में पोस्टेड हैं। ये बिलोंग करते हैं झुंझुनू राजस्थान से और ऐसा भी कहना पसंद करते हैं कि इन्होंने नर्सिंग को नहीं चुना था, बल्कि नर्सिंग ने इनको चुना था। बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए और अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ फर्स्ट टाइम में ही इन्होंने नॉर्सेट क्रैक किया, उसके साथ साथ MSc एंट्रेंस क्रैक किया। और इनकी स्टोरी सिर्फ उन बच्चों के लिए इंस्पायरिंग नहीं है जो नॉर्सेट फाइट करना चाहते हैं, बल्कि वो सारे स्टूडेंट्स जो किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सब के सब इस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर होंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे गोल्ड बैच सब्सक्राइबर सौरभ के साथ और सबसे पहले उनसे जानते हैं उनकी नर्सिंग जर्नी के बारे में। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरी नर्सिंग की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए सीकर गया। तो वहाँ पे जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मेरे मामा जी ने मुझे एडवाइस किया कि आप नर्सिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। एक्चुअली मेरे मामा जी जो हैं वो एम्स भोपाल में एज ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड हैं, तो उन्होंने मुझे नर्सिंग के बारे में बताया। शुरू में मेरा इंटरेस्ट नहीं था नर्सिंग करने का, लेकिन जैसे जैसे आगे ईयर्स पास आउट होते गए, मेरे एग्ज़ाम्स में अच्छे रिजल्ट्स आते गए, तो फिर मुझे जाके नर्सिंग में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। ओके, मतलब स्टार्टिंग में तो फैमिली ने ही आपको बताया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ऐसा ही रहता है। ओके, तो आपने नर्सिंग में आप एंटर हो गए, उसके बाद आपको कैसे पता चला कि बाद में मेरे पास क्या स्कोप्स रहेंगे, या नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं, कहाँ मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा, या पता भी था कि नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, वो उस बारे में भी आपको कैसे पता चला? जैसे कि मैंने बताया, मेरे मामा जी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो मुझे नर्सिंग की जितनी भी डिटेल्स थी वो उन्हीं के थ्रू पता चली कि इतने इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यहाँ पे ये जॉब पैकेज होते हैं, ऐसे करके मुझे सारी डिटेल्स उन्होंने ही बताई। ओके, मतलब मामा जी के काफ़ी लाडले रहे और उनके कहने से नर्सिंग चूज़ करी। वेरी हाँ। गुड। ओके, सो नर्सिंग में बच्चे आ जाते हैं लेकिन बाद में समझ नहीं आता है कि अब आगे क्या करूँ? सो आपको कैसे पता चला कि बाद में आपके पास क्या अपॉर्च्युनिटीज़ रह सकती हैं और प्रिपेयर आपने कैसे करना शुरू किया? एक्चुअली जैसे मेरे मामा जी ने बताया, तो फिर मैंने दोस्तों से, अपने सीनियर्स से, इनसे भी पूछा कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती हैं, हम उसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो मेरे सीनियर्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ, उनके थ्रू मेरे को पता चला कि हम कोचिंग्स ले सकते हैं, उसके थ्रू हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर मैंने एनप्रेप का गोल्ड बैच परचेज़ किया 4th ईयर के स्टार्ट में। ऐसे करके फिर मैंने उसमें वीडियो लेक्चर्स देखने चालू किए, उसके नोट्स बनाए डेली, और फिर मैं वीकली टेस्ट देता था और उस टेस्ट को एनालिसिस करता था और उसके अंदर जो कमियां आती थी उसको बैठ के मैं सोल्व करता था। ऐसे करके मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके सौरभ, इसका मतलब आपने टाइम से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि मोस्ट ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। ओके, देन मुझे ये बताओ कि एनप्रेप गोल्ड आपके पास था और रैपिड रिवीजन भी होगा, तो दोनों की वीडियोस में आपको क्या अच्छा लगा, क्या डिफरेंस लगा और उसको आपने कैसे यूज़ किया, वो मुझे बताओ। मैंने शुरू में ऐसे किया कि अपने सब्जेक्ट वाइज कंसेप्ट्स को क्लियर करना चालू किया। मैं डेली वीडियो लेक्चर्स देखता, उनके नोट्स बनाता, ये सब मैंने किया गोल्ड प्लान से। उससे मैंने सारे वीडियोस को कवर किया और उनके नोट्स बनाए। साथ में मैं कभी कभार टेस्ट दे देता था, जिसमें मेरा स्कोर बहुत कम रहता था। अब जैसे ही नॉर्सेट की एग्ज़ाम पास आ रही थी, फिर मैंने क्या किया कि टेस्ट दिए, उनमें मेरे स्कोर बहुत कम हुआ। तो मैंने रिवीजन के लिए रैपिड रिवीजन की लेक्चर्स देखना चालू किए, और फिर मैं जब टेस्ट अटेम्प्ट करता तो मेरे स्कोरिंग में बहुत डिफरेंस आया। मेरा अचानक से स्कोर बढ़ने लगा। ओके, मतलब एक लाइन में समराइज करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गोल्ड से आपने अपना बेस क्लियर किया है ना, अपने बेसिक कंसेप्ट बनाए और फिर रिवीजन के लिए आपने रैपिड रिवीजन वीडियोस देख ली। ओके, देन टेल मी अबाउट MCQ प्रैक्टिस। आपने MCQ सारे के सारे वन लाइनर्स एंड फिर हमारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस वो किस तरीके से टैकल किए, और फिर उसके बाद नॉर्सेट का एग्जाम पैटर्न वो भी समझा होगा, बाकी पैटर्न से अलग रहता है, और फिर उसके लिए कोई अलग से कुछ टिप्स आपने या कोई ट्रिक्स बनाई हो कि मैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो शायद मेरा स्कोर अच्छा आएगा। शुरू में क्वेश्चंस करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने बुक्स यूज़ की। मैं बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व करता था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, जो डाटास नहीं मिलते अपडेटेड, उसके लिए मुझे इधर-उधर देखना पड़ता था। फिर मैंने जो नॉर्सेट का आपका गोल्ड बैच है, उसके अंदर जो टेस्ट सीरीज़ फ्री आती है, उसके क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करना चालू किए।
उसके अंदर एक फ़ायदा मिला कि मुझे सारे रिसोर्सेज एक साथ मिल गए, सारे रेशनल्स मुझे मिल गए, प्लस में नोट सेट पैटर्न के क्वेश्चंस मुझे उसके अंदर मिले। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे, जो चीज़ें मैं बार-बार गलत कर रहा था, उसके लिए मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई और उन चीज़ों को उसमें लिखना चालू कर दिया वन लाइनर्स की फॉर्म में, ताकि हम उसको जल्दी से रैपिडली रिवाइज़ कर सकें। अच्छा, जैसे तुमने मुझे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले ही कर दिया है कि मैम मैं अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कर लेता था। वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि मोक्स को किस तरीके से हैंडल करते थे? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हम कितना भी आपको एक्सप्लेनेशन लिख कर दे दें, कभी-कभी नहीं समझ आता है एंड फिर तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि अब आगे मैं क्या करूँ? तो उसको कैसे टैकल करते थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें मेरी गलत होती थी, उनको मैं नोटबुक में नोट डाउन कर लेता था और बार-बार रिवाइज़ करता था। लेकिन कुछ ऐसे कांसेप्ट होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते या फिर हम नहीं समझ पाते उनको, उसके लिए मैं क्या करता कि एनप्रेप की टीम को कॉल करता, वो मुझे एनप्रेप के मेंटर्स से कनेक्ट कर देते और वो लोग मुझे सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते। आपको वीडियो देखना है, आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा, या कोई टॉपिक होता जो मुझे समझ नहीं आता या डाउट रहते, तो वो मुझे समझा देते। ओके, सो डाउट्स तक तो हम आ चुके हैं, लेकिन अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ जो सारे ही बच्चों का रहता है कि सिलेबस भी मैंने कर लिया, वीडियो देख ली मैंने, थोड़े बहुत टेस्ट भी लगा लिए, लेकिन अब रिवीजन कैसे करूँ? कब शुरू करना होता है? कैसे शेड्यूल बनाना होता है? एंड जब एग्ज़ाम सर पर आता है, तो फिर आपने कैसे किया? जैसे आपका टारगेट नॉरसेट था, नॉरसेट से जस्ट पहले आपने रिवीजन के लिए कैसी स्ट्रेटजी बनाई थी? रिवीजन के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अपनी थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो। हुँ, थ्योरी पार्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ, फिर हम रिवीजन के लिए रैपिड रिवीजन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और रैपिड रिवीजन वीडियोज़ के साथ में मैं क्या करता था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो चीज़ें मेरी गलत होती थी, मैं नोट डाउन करता था और उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करता था। और जो चीज़ें मेरी रिपीटेडली गलत हो रही हैं, जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, मैं उसके मेन लेक्चर्स को रिपीट करता था। अब इतना सब आपने मुझे बता दिया, थ्योरी वीडियो देख ली, रिवीजन भी कर लिया, टेस्ट भी लगा लिए, लेकिन जब आप 4th ईयर से जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि नर्सिंग एक टफ कोर्स है ना? बहुत बड़ा वास्ट हमारे पास करिकुलम रहता है, इतनी टफ ड्यूटीज़ रहती हैं, इतने सारे असाइनमेंट्स रहते हैं। उन सब के बीच में आपने अपनी ड्यूटीज़ को, फिर कॉलेज के लेक्चर्स, फिर एन प्रेप के भी लेक्चर्स, फिर टेस्ट भी, सब कुछ और फिर सेल्फ स्टडी भी, सबका बैलेंस कैसे बनाया, सब कुछ मैनेज कैसे किया? एक्चुअल में क्या था कि मेरे पहले जो रूटीन था वो बहुत बिगड़ा हुआ था, वो हुँ। बहुत हालत ख़राब थी। मैं क्या करता, दोस्तों के साथ रात-रात भर हम घूमने निकल जाते, हम बातें करते रहते, हम मोबाइल में गेम्स खेलते रहते। इस चक्कर में मैं दोपहर में 2 बजे के आस-पास उठता था और ऐसे होते-होते मेरे 4th ईयर के अंदर अटेंडेंस शॉर्ट रह गई थी। हुँ, और एक बार प्रिंसिपल सर ने मुझे बुला के डाँट दिया कि अगर 4th ईयर में अगर तेरी अटेंडेंस शॉर्ट रही तो हम तुझे एग्ज़ाम में नहीं बैठाएँगे। हुँ, अब उसमें मेरे को ये बात इतना हर्ट हुई कि फिर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। डेली कॉलेज भी जाता था, उसके साथ आकर के मैं वीडियो लेक्चर्स भी देखता था। जब भी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ में मुझे टाइम मिलता, मैं एमसीक्यू सॉल्व कर लेता था। मेरा ऐसा था कि सैटरडे संडे को जब हमारी छुट्टी हुआ करती थी, उस टाइम पे मैं गोल्ड बैच के मेन जो लेक्चर्स थे उनको देखता था। 3-4 वीडियोज़ एक साथ देख के उनके नोट्स बनाना, ये सब मैं करता था और ऐसे मेरे को धीरे-धीरे करते आदत पड़ गई। अच्छा, इसका मतलब अगर प्रिंसिपल सर ने फर्स्ट ईयर में डाँट लगा दी होती, तो फिर शायद और पहले तुमने पढ़ना शुरू कर दिया होता। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डाँट लगाने के बाद भी शुरू नहीं करते। इट इज़ वेरी गुड कि आपने एटलीस्ट डाँट का तो असर करा और उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया। आदत बनाने में बहुत टाइम लगा होगा क्योंकि पहले 3 साल आप नहीं पढ़ रहे थे, फिर 4th ईयर में शुरू किया, तो इट इज़ वेरी गुड कि आपने टाइम से स्टार्ट कर दिया। ओके, तो जैसे तुमने मुझे बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका नॉरसेट क्रैक हो गया था, बहुत अच्छी रैंक आपकी आई है, 456 रैंक है, दैट इज़ वेरी गुड एंड वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकर आना, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस कम रह जाता है, एंग्शियस हो जाते हैं, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ना बंद कर देते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि नॉरसेट से जस्ट पहले 10 टू 15 डेज़ पहले आपने कैसे स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की? जस्ट एग्ज़ाम वाले दिन आप कैसे कॉन्फिडेंट रहे? एंग्ज़ायटी को कैसे टैकल किया? पैनिक तो नहीं हो गए थे? कैसा फ़ील कर रहे थे? और कोई ऐसा भी था क्या जो आपको एग्ज़ाम सेंटर तक लेके गया था जिसकी वज़ह से कि हाँ, चलो कोई बाहर है, सपोर्ट फ़ील हो रहा है? ये वाली चीज़ थोड़ी बताओ क्योंकि बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है। एक्चुअल में मैंने जब नॉरसेट का एग्ज़ाम था मेरा, उससे 1 महीने पहले मैंने एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। हुँ, उसके अंदर जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरी उसके अंदर रैंक थी 162। ओके, नाइस। तब मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस फ़ील हुआ। मैंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के बीच में जाके पेपर दिया था वो, और वो पेपर मैंने इसीलिए दिया था कि मुझे बस एग्ज़ाम का पैटर्न पता चले कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठ के कैसे पेपर दे पाऊँगा।
और उसमें जब मेरी रैंक आई तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फ़ील हुआ और मैंने उसी टाइम से 1 महीने की प्रिपरेशन बहुत अच्छी स्टार्ट कर दी थी। जब मैं पेपर देने गया मुझे पहले से कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा, ये चीज़ें मुझे धीरे-धीरे आ गई थी। जैसे-जैसे मैंने पेपर दिए थे और मेरा उसमें एमएससी में सिलेक्शन होने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया। ओके, मतलब 4th ईयर चलते-चलते भी तुम पेपर देने में नहीं डरे, जबकि बहुत बच्चे हमारे क्या करते हैं, डरते हैं एग्ज़ाम देने में कि नॉर्सेट टारगेट है सबसे पहले फ्रेश-फ्रेश वही अटेम्प्ट करूँगा, पहले पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ये गलती भी नहीं करनी होती, पहले अटेम्प्ट कर लो, है ना? कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमको पता चल जाता है पेपर कैसे देना होता है, मूड कैसा रखना है उस टाइम पर, ठीक है। तो पेपर हो गया भई हमारा नॉर्सेट, क्रैक भी हो गया, है ना? रिज़ल्ट भी चेक करना होगा, सौरभ की रैंक भी बहुत अच्छी आई है। लेकिन जब देखा आपने रिजल्ट नॉरसेट का कि हाँ मैंने क्रैक कर लिया है, तो उस टाइम पर कैसा फील हुआ? रिजल्ट आपने खुद देखा था या किसी दोस्त को दिखाया कि नहीं मैं आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ तू देख ले, कुछ ऐसा हुआ होगा? और जब आपने अपनी फैमिली को बताया होगा, मामा जी को भी बताया होगा, तो उनके कैसे इमोशंस थे, कैसा रिएक्शन था? सबसे पहले किसको फ़ोन किया था रिजल्ट आते ही? जैसे मेरा रिज़ल्ट आया तो शुरू में ऐसा था कि मेरे पास जो पुराना मोबाइल था वो ख़राब था। हम्म। मैंने रिज़ल्ट डाउनलोड किया, मैं नंबर लगाया रोल नंबर और उसके अंदर मेरा रिज़ल्ट शो नहीं हुआ। तो ओके। मैं बहुत पैनिक हो गया। मुझे ऐसा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने नंबर्स कैलकुलेट करके रखे थे जो आंसर्स हमें पता लग जाते हैं वीडियोज़ के थ्रू। अब मेरा उसके अंदर रोल नंबर शो नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी पैनिक हो गया। थोड़ी देर बाद में जब पीडीएफ डाउनलोड हुई सही से मैंने वापस रीचेक किया तो मेरी रैंक थी 456। मैंने सबसे पहले अपने मामा जी को कॉल किया और उनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो उनको तो कॉन्फिडेंस था कि इस रैंक पे एम्स मिल जाएगा। पर जब मैंने मेरे पापा को बताया तो उनका रिएक्शन ये था कि इस बार दिल्ली चला जा और कोचिंग कर लेना, अच्छी रैंक आएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। उनको ओके। कोई आइडिया नहीं था कि इस रैंक पे एम्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझे कहा कि तू दोबारा तैयारी कर और इस बार कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा तेरा। ओके। फिर जब पापा को ये लगा कि नहीं हुआ इसका सिलेक्शन, फिर जब काउंसलिंग की लिस्ट आई तब फाइनल हुआ तो उनको ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, इसका अब फाइनल हो चुका है। जब डीवी आई तो वो मेरे साथ आए थे डीवी कराने के लिए, मुझे छोड़ने के लिए यहाँ मेरे साथ आए थे। तो मतलब पापा को तो यकीन ही नहीं हुआ। इंडियन पेरेंट्स नहीं यकीन होता है। ऐसा होता है कि जब तक फाइनल मेरे बच्चे का ऑफर लेटर मेरे हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक मुझे नहीं लगने वाला मेरा बेटा सेलेक्ट हुआ है ना? हम बेशक से कितने ही कॉन्फिडेंट है खुद पे, पेरेंट्स थोड़े से रहते हैं ऐसे डगमगा जाते हैं। ठीक है, वैसे मुझे काफ़ी आपकी जर्नी इंस्पायरिंग लगी, जिन्होंने सुना होगा उनको भी बहुत लगी होगी। एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा जो कि होना ही चाहिए हर एक एस्पिरेंट से जो प्रिपेयर कर रहा है कि 3 चीज़ें रहती हैं हमारे पास, सोर्स और हमारी गाइडेंस या मेंटोरशिप एंड रिवीजन जो कि की है हमारे सिलेक्शन के लिए। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन-सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ऐसे हम किसी को एक को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते। इनका हमें प्रॉपर टाइम पे कैसे यूज़ करना है वो हो सकता है। जैसे कि एक सबसे पहला काम होता है कि हमें एक प्रॉपर सोर्स ढूँढना, जो हुँ। मेरे लिए एनप्रेप था। अब फिर उसी सोर्स पे हमें ट्रस्ट करना और उसी की चीज़ों को बार-बार रिपीट करना। अब मेंटोरशिप हमें एनप्रेप की तरफ से मिलती ही। वो हमें गाइड करते कि आपको ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ें आपको रिपीट करनी है। और रिवीजन के लिए मैंने बताया कि लास्ट में जब 1 महीना बचता है, उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। उससे हमें पता चल जाता है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। और मैं लास्ट के टाइम पे न्यू कंसेप्ट को उठा के नहीं बैठ सकता। शुरू में जो चीज़ें मुझे कुछ नया पढ़ना है, वो मैं शुरू से करूँगा। लास्ट में मेरे पास यही रहता है जो मैंने पढ़ा है, उसी को कंसाइज़ फॉर्म में मुझे रिवाइज़ करना है और रैपिड रिवीजन की क्लासेस लेनी और टेस्ट देने हैं। इसका मतलब समराइज़ करें तो तीनों को 1:1:1 में लेकर चलना है ना, इक्वल इम्पोर्टेंस रहती है एंड इसके साथ-साथ इक्वल इम्पोर्टेंस रहती है एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन और मेहनत की, जो कि आपकी तरफ से रहा ही है। सो आई थिंक आप ये भी बताना चाहोगे कि आपकी मेहनत का आपके सिलेक्शन में कितना रोल है रेदर देन अदर थिंग्स, जो आपको सपोर्ट मिला वो ठीक है, बट व्हाट अबाउट योरसेल्फ? सबसे बड़ा रोल होता है मेहनत का ही। जो चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं, जिन चीज़ों को हमने रिपीट किया होता है, वही चीज़ें हमारे सामने होती हैं पेपर में, उन्हीं चीज़ों को हमें अटेम्प्ट करना होता है। तो हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, वही चीज़ें हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं और उन्हीं को हमें एज़ ए रिज़ल्ट के फॉर्म में हमें मिलती हैं। ओके सौरभ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई थिंक अभी तक जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो अभी तक तो इंस्पायर हो चुके होंगे कि हाँ मुझे भी सौरभ की तरह नर्सिंग ऑफिसर बनना है, क्रैक करना है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि आई वांट टू टेल समवन, है ना, कि ऐसा रहता है कि मेरी स्टोरी दुनिया तक पहुंचे या फिर मेरा जो मैसेज है वो पहुंचे। तो कोई ऐसी बात है जो आप बाकी
अपने फेलो एस्पिरेंट्स को, अपने जूनियर्स को बताना चाहते हो कि हाँ, ये तो मेरा की रूल था और ये तो ज़रूर फ़ॉलो करना है अगर आपको मेरी तरह बनना है तो? अगर ऐसा कोई फाइनल मैसेज है हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए तो वो ज़रूर बताओ। तो मेरा मैसेज जो भी मेरे जूनियर्स हैं, जो भी मेरे कलीग्स हैं, जो आना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए फाइनल मैसेज यही है कि आप एक ही सोर्स लें, उसी पे ट्रस्ट करें और मल्टीपल सोर्सेज की तरफ ना भागें। उसी चीज़ को आप बार-बार रिपीट करें, रिवीजन करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ एनप्रेप की पूरी टीम को, फैकल्टी को, जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे समझने की कि क्या चीज़ें मुझे पढ़नी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए, उस टाइम पे मेरी हेल्प की। और मैं अपने मामा जी को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे गाइड किया था इस करियर को चूज़ करने के लिए। ओके एवरीवन, सो दिस वाज सौरभ विद अस, जिनकी स्टोरी तुम्हें तो बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी। एंड जो भी एस्पिरेंट्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, तो बेटा सोचो मत। जैसे सौरभ ने 4th ईयर से शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें बोलूंगी बेटा फर्स्ट ईयर से ही अच्छे से पढ़ो। चाहे प्रिंसिपल की डांट खा के पढ़ो, ये वीडियो देख के पढ़ो, या फिर किसी अपने दोस्त से जो नर्सिंग ऑफिसर बन चुका है उससे इंस्पायर होकर पढ़ो। लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो आपको आज ही से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड आई होप वन डे जब तुम नेक्स्ट नॉरसेट ही क्रैक कर लोगे तो फिर यहाँ मेरे साथ बैठोगे और ऐसे ही हम बातें करेंगे और तुम्हारी स्टोरी जानेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।